नमस्कार, मैं साई कौस्तुभ दास गुप्ता कर्नाटक बेंगलुरु से। मुझे लोग व्हीलचेयर योद्धा के नाम से जानते हैं। मेरे पूरे शरीर में अभी तक 50 से ज़्यादा बार फ्रैक्चर हो चुका है। मेरी 90% लोकोमोटर डिसेबिलिटी है और उसी के साथ ही 80% हियरिंग डेफिशिएंसी है। मेरा अभी बाएं हाथ का सिर्फ एक उंगली काम करता है और एक उंगली की मदद से मैंने सीखा कि कैसे लाइफ में पॉजिटिव रहा जा सकता है। उस एक उंगली की मदद से मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करना सीखा और टाइपिंग करने का शुरुआत किया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और माउस के साथ। इसको लेकर मैंने प्रैक्टिस किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक रिकॉर्ड और 16 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने फर्स्ट टाइपिंग से हासिल किया। अभी मैं एक सफल इंटरनेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और ग्लोबल मोटिवेशनल स्पीकर और भारत का पहला सर्टिफाइड दिव्यांग हैप्पीनेस कोच हूँ। हेलो दोस्तों, 91.2 NIV चलदून पर मैं हूँ आपके साथ, आपकी आरजे लक्ष्मी और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे जेनिफर। दोस्तों, आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है साई कौस्तुभ दास गुप्ता सर और ये सर्टिफाइड हैप्पीनेस कोच हैं और इंटरनेशनल ग्राफिक डिजाइनर है। आज हम इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में जानेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमें सर से इंटरेक्ट करने का मौका मिला है और सर से हम बात करके ढेर सारी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन लेके जाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा। एंड यस, हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.1 NIV चलदून पर। थैंक यू सो मच आरजे जेनिफर एंड आरजे लक्ष्मी। 91.2 NVH तो उनकी हर दर्शक और श्रोताओं को मेरे तरफ से शुभकामनाएं एंड ग्रीटिंग्स फ्रॉम बेंगलुरु। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, स्टार्टिंग विद द इंटरव्यू, हम सबसे पहले आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे सर कि आपका बचपन कहाँ से गुजरा एंड कैसा रहा? मेरा बचपन एक्चुअली स्टार्ट हुआ था सिलीगुड़ी, एक जगह है नॉर्थ बंगाल में, मैं वहाँ का ही हूँ। तो मेरे मम्मी पापा वहाँ पर ही रहते थे, तो वहाँ पर ही काम करते थे। दार्जिलिंग के पास ये सिलीगुड़ी जगह बहुत ही फेमस है, क्योंकि आपको दार्जिलिंग जाना पड़ेगा तो आपको सिलीगुड़ी होके ही जाना पड़ेगा। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी प्लेस एंड मेरा वहां पर ही जन्म हुआ। तो बचपन तो जैसे सबका होता है, मेरा भी अच्छा ही था। बट प्रॉब्लम वही था कि एकदम ही जब मैं 3.5 महीना जैसा मेरा था तो मेरा पहले बार फ्रैक्चर हो गया, फिर लगातार फ्रैक्चर होता रहा और हड्डियां कमजोर थी, नाजुक थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि इनको अभी संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि इनके हड्डियां इतने नाजुक है कि बहुत सारे फ्रैक्चर होने की संभावना है। तो इनको आपको टेक केयर करना है बहुत अच्छे से। और ऐसे वाले दिव्यांग, मतलब अब अगर आप दिव्यांग तो सब जगह रहते हैं, पर मेरा जो प्रॉब्लम था उस टाइम हमारे इलाका में, हमारे कम्युनिटी में किसी को ऐसा नहीं हुआ था। तो मेरे मम्मी पापा के लिए एक नया चीज था कि साई को कैसे संभाले, कैसे प्रोटेक्ट करे। तो और उसी के बीच में मैं डांस के शौकीन था, मैं बहुत अच्छा लगता था डांस करना। तो मेरा पहला जो कैरियर का फर्स्ट था वो डांसिंग से स्टार्ट हुआ। ये सुनने में अजब लगता है, बट मैं डांसर था 5.5 साल तक। फिर इतने सारे प्रॉब्लम हुए, सफरिंग हुआ, बोन्स टूटता रहता था और बहुत ज्यादा ही तकलीफ होता था। एक बार टूटने से ही लोगों को कितना प्रॉब्लम होता है, कितना बार हम इमेजिन नहीं कर सकते वो पेन सर। बोन टूटना है ऑफ कोर्स वेरी बहुत पेनफुल था। बट थैंक्स टू माय पेरेंट्स, मम्मी पापा का इतना सपोर्ट रहा कि उन्होंने कभी समझने नहीं दिया कि आप मतलब दिव्यांग हो और आपको हेल्प चाहिए। उन्होंने मुझे नॉर्मली स्कूल में दाखिल किया और मैं अच्छा स्टूडेंट था। और फिर ऐसा एक समय आया जब मम्मी ने मुझे इंस्पायर किया कि डांस को, अब डॉक्टर का सजेशन भी था, बहुत ज्यादा डांस करोगे तो आपको बहुत और भी प्रॉब्लम होने वाले हैं, तो आप एक जगह बैठ के कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ सोचो।
और हालांकि मेरी मम्मी क्लासिकल सिंगर डॉक्टर शीला दासगुप्ता, वो घर पे ही क्लास करवाते थे म्यूजिक का, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए सही होगा। तो मैं भी मम्मी के साथ बैठ के म्यूजिक जानना स्टार्ट किया और 2-3 साल में मैं म्यूजिशियन बन गया। ये मतलब एक के बाद एक मेरा कैरियर का टर्न स्टार्ट हुआ, तो डांसिंग से मैं म्यूजिक में आया और तब जाके मुझे लगा कि हाँ कुछ तो मैं कर पाता हूँ, एटलीस्ट मैं गाना गा सकता हूँ। तो ऐसे ही था बचपन में। मेरे करीब के फ्रेंड्स बहुत कम थे क्योंकि मैं ज्यादातर क्राउड में नहीं जाता था, क्योंकि कभी भी इधर से उधर थोड़ा भी चोट लगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, ऐसा एक डर था। तो मेरा क्लोज फ्रेंड रहते थे और मेरे को ज्यादा इंडोर गेम्स ही पसंद होता था। बाहर जाके फुटबॉल क्रिकेट कभी पे खेलने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि एक अंदर में था कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, पर मेरा उम्र भी बहुत कम था, तो प्रॉब्लम या आप जो भी बोलो उसको समझने का भी एक इतना एज नहीं था मेरा। बट मुझे इतना समझ में आ गया कि मैं अलग हूँ, पर अलग अलग रहने में भी मुझे खुशियां ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। बचपन ओके, तो मतलब इवन आफ्टर ऑल द स्ट्रगल्स आपने अचीव किए, ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब आपने सॉल्यूशन ढूंढा कि मैं अपने स्टेट में रह के भी क्या अचीव कर सकता हूँ। दैट इज वेरी मच इंस्पायरिंग ऑनेस्टली। और अपने आप में खुशियां ढूंढना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो सर आपको, जैसे कि हम सभी जानते हैं, व्हील चेयर ऑफ वॉरियर का टाइटल मिला है, तो जब आपको ये टाइटल मिला तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। एंड हम उसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं सर कि व्हील चेयर वॉरियर ऑफ इंडिया अगर आपको मिला है, किस वजह से मिला, एंड हाउ वाज ओवरऑल दिस जर्नी अबाउट? Definitely, that's a very good question, and it's a very common question because क्योंकि गूगल में आप जाओगे तो व्हीलचेयर वॉरियर ऑफ इंडिया लिखने से गूगल मेरा ही नाम आपका नाम देता है। हाँ, यस यस। तो वो एक ही है पूरे इंडिया में या शायद पूरे वर्ल्ड में। yes. तो मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कोई अपना लाइफ व्हीलचेयर में डिजाइन नहीं करता है कि व्हीलचेयर में रहूंगा या मुझे व्हीलचेयर के सहारे जीना पड़ेगा। ऐसा किसी का इमेजिनेशन या प्लानिंग में नहीं रहता है। तो मेरा भी नहीं था, मैंने बचपन में कभी सोचा ही नहीं कि मुझे मतलब पूरा लाइफ शायद व्हीलचेयर के सहारे जीना पड़ेगा, क्योंकि मैं चल पाता था। मैं 2001 तक चलता था। तो जब 2001 में मैं वॉशरूम में गिर गया एक साथ, तो एक साथ मेरा 2 पैर टूट गया। फिर डॉक्टर के पास जाने से वो एक क्या बोलते हैं, वो मेरा कर्मा था, डेस्टिनी था। डॉक्टर ने गलत तरीके से प्लास्टर कर दिया पैर। तो जब 2.5 मंथ बाद प्लास्टर जब उतारा तो देखा कि मेरा 2 पैर, जैसा मैं व्हीलचेयर में बैठा हूँ ऐसे ही करके वो स्टिफ हो गया है। तो अभी मैं चल नहीं पाया कभी भी। तो चलने की क्षमता चली गई। एंड देन आफ्टर दैट मुझे व्हीलचेयर फर्स्ट टाइम व्हीलचेयर लेना पड़ा। तो उसी समय तो बहुत ही हार्ड था मेरे लिए, क्योंकि हमारे वहां पर सिलीगुड़ी में, बंगाल में ना, कोई भी अगर व्हीलचेयर यूज करता है वो लास्ट एकदम ऑप्शन है। वो व्हीलचेयर को कभी भी पॉजिटिवली नहीं लेते हैं। तो वो एक नजरिया था कम्युनिटी का कि अच्छा ये व्हीलचेयर आ गया मतलब इसका जीवन ही खराब हो गया। तो पर मुझे लगा था कि ये माइंडसेट को कैसे भी करके चेंज करना पड़ेगा कि व्हीलचेयर हमारे लिए मतलब सिंपैथेटिकल सहारा नहीं है, बिल्कुल लाइफ लाइन है। Yes. और इसको यूज करके हम लोग सब जगह जा रहे हैं। Exactly, हम आगे बढ़ रहे हैं उसके यूज करने से, पीछे नहीं रुक रहे हैं। Of course. करेक्ट। सो मैं तब ठीक मैं वहां पर यूज करता था। फिर हम लोग आंध्रा में शिफ्ट हुए, वो भी मेरे डॉक्टर के दिखाने के कारण से हम लोगों को आना पड़ा। तो मैं 18-19 ईयर्स हम लोग साउथ में थे, आंध्र प्रदेश में। तो वहां पर भी मैं व्हीलचेयर यूज करता था, पर मुझे कभी नहीं लगा कि व्हीलचेयर को मोटिवेशन की तरफ से जाना जाए। मुझे ये सोच नहीं आया, तब तक नहीं आया कि जब मैं गोवा में गया 2016 में। वो भी बीच में मुझे एक 5 साल का 6 साल का मुझे एक ब्रेक था। मेरा हालत इतना खराब हो गया था कि मुझे घर के बाहर जाने का प्रॉब्लम था बहुत ही।
वो 6 साल के बाद जब मुझे इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर मिला और एक नेशनल लेवल कंपटीशन हुआ, उसमें मैं विनर हुआ, तो मुझे गोवा जाने का मौका मिला। गोवा में मैं डिसेबिलिटी कमिश्नर ऑफ गोवा उस टाइम जो थे मिसेस अनुराधा जोशी जी, उन्होंने मुझे बुलाया उनके ऑफिस में अपना एक्सपीरियंस सुनने के लिए कि कैसा रहा गोवा का जर्नी। तो उन्होंने देखा कि मैं व्हीलचेयर लेके आंध्रा से, तब मैं आंध्रा में रहता था, तब आंध्रा से गोवा गया हूँ वो बैठ के, क्योंकि मैं फ्लाइट ट्रैवल नहीं करता और ट्रेन मेरे लिए फुल्ली एक्सेसिबल नहीं है, तो मुझे गाड़ी में जाना पड़ा। तो तब उन्होंने कहा कि व्हीलचेयर में तुम इतने दूर से आए हो, ये कमेंडेबल जर्नी है, सो अब आज से मैं तुम्हें ये टाइटल दे रहा हूँ, यू आर द व्हीलचेयर वॉरियर ऑफ इंडिया। तो तब वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वही स्टार्टिंग है। इसके बाद जितने भी लोग मुझे बुलाए तो सब लोग वो टाइटल देते रहे और वो ट्रेंडिंग हो गया कि साई कौस्तुभ द व्हीलचेयर वॉरियर ऑफ इंडिया। Of course, you have that spirit of a warrior, sir. Of course, which is very true. आपकी बातों से ही हम समझ पा रहे हैं एक स्पिरिट। उतार चढ़ाव तो सबका रहता है, बट उसमें खड़े उतरना और उसको सही पॉजिटिव ढंग से लेना कि फाइटिंग अगर करना है तो पीछे से नहीं, सामने से ही पॉजिटिविटी, स्माइल, विल पावर, डिटर्मिनेशन, ये सब दे के फाइट करेंगे। और किसी ना किसी को तो फाइट करना है, अगर माइंडसेट को चेंज करना है तो फाइट तो करना है। यस, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मूविंग अहेड, जैसे हम जानते हैं कि आप इंटरनेशनल ग्राफिक डिजाइनर हैं, एंड इसमें मतलब मैं हमारे लिसनर्स के लिए डिटेल में बताना चाहती हूँ कि साई सर जो है बस अपने लेफ्ट हैंड के एक उंगली से टाइप करते हैं और उन्हें फास्टेस्ट टाइपिंग के लिए लिम्का बुक रिकॉर्ड भी मिल चुका है। आई मीन 1 मिनट में 24 वर्ड्स, वो भी एक ही फिंगर के साथ, विच इज ऑफ कोर्स वेरी शॉकिंग। और हम तो इमेजिन भी नहीं कर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो सर इसके बारे में जानना चाहेंगे कि हाउ इज दिस पॉसिबल, आपने कितना प्रैक्टिस किया होगा, कितना डेडिकेशन दिया होगा, ये इमेजिनेबल नहीं है हमारे लिए, तो ये जानना चाहते हैं सर, हाउ वाज दिस? डेफिनेटली, ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस की बात तो बाद में आता है। एक्चुअली मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरा दाएं हाथ काम नहीं करता है ठीक से, तो बाएं हाथ की, जब मैंने बोला ना कि मेरा 6 साल एक ब्रेक था, तो 6 साल में इतना क्रिटिकल हुआ कि मैं घर से बाहर नहीं आ पाया, तब मेरा एजुकेशन, म्यूजिक क्लास सब बंद हो गया था। तो इट्स अ टाइम ऑफ डिप्रेशन, इट्स अ टाइम ऑफ कन्फाइनमेंट, और तब मुझे सारा मेरा पैशन को साइड करना पड़ा, क्योंकि माय बॉडी वाज नॉट परमिटिंग मी, तो मैं कुछ नहीं कर पाता। तो उसी समय जब मेरा बाएं हाथ का एक फिंगर काम कर रहा था, तो मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे गाइड किया कि आप ऐसे ही ना बैठ के, बिकॉज वो देख पा रहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा लाइफ बोरिंग हो गया है, और हर रोज मैं मेरे डेस्टिनी को लेके, कर्म को लेके और फ्यूचर और पास्ट को लेके सोचता रहता था, क्या होगा, शायद मैं नहीं रहूंगा, ऐसा बहुत खराब नकारात्मक थॉट्स आते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक ही फिंगर से अगर श्री कृष्ण जी ऊपर उठाए थे गोवर्धन, तो आप भी कुछ कर सकते हो, तो ट्राई करो। तो मैं फिर कोशिश किया और एक ही फिंगर से मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की डिप्लोमा किया 1 साल में, क्योंकि मुझे लगा था अगर मेरे लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है, अगर उसमें रंग नहीं है, एंथुसियाज्म, हैप्पीनेस, ये सब जा रहा है, तो उसको एक ही चीज ठीक कर सकते हो, रंग, कलर। और कलर आएगा अगर मैं कुछ लैपटॉप में, या तब तो लैपटॉप नहीं था, कंप्यूटर था, कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स करूँ या सीखूं। तो मुझे समय लगा, क्योंकि आप समझ सकते हो बाएं हाथ और एक ही फिंगर काम कर रहे, तो माउस को पकड़ के, तो बोलते हैं व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो मैंने वही सोचा कि अगर मुझे कुछ करना तो है, तो कुछ बड़ा करना है तो वो मैं कोशिश करते करते 2-3 साल लगा, मैं डिजाइनर बना और टाइपिंग भी स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा हाथ कीबोर्ड तक जाता नहीं है, तो मैं माउस को सहारे ही कीबोर्ड में टाइप करता हूँ ऑन स्क्रीन। तो क्योंकि हर एक लैपटॉप सिस्टम में एक डिफॉल्ट
ऑन स्क्रीन कीबोर्ड रहता है, लोगों को पता नहीं है क्योंकि लोग यूज नहीं करते। नहीं करते। हाँ, हाँ। सही बात। वो एक्सेसरी के अंदर रहते हैं, कंट्रोल पैनल के अंदर रहते हैं, तो मैं उसको एनेबल किया, फिर ही क्लिक करके करके मैं लिखता हूँ। तो वो लिखते लिखते इतना हैबिट हो गया, तो किसी ने बोला कि आप ट्राई करो रिकॉर्ड, तो मैंने फिर मुझे लगा कि मैं लिम्का रिकॉर्ड मेरे से होगा क्या, होगा नहीं, बट मोटिवेशन मेरी फैमिली ने दिया। फिर मैंने 1 मिनट 24 सेकेंड वो किया पूरा टाइपिंग, और मेरे को सिर्फ लिम्का नहीं, उसके बाद अराउंड 16 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला डिफरेंट स्पीड ऑफ टाइपिंग में। तो बहुत अच्छा था स्टोरी। तो अभी तो आप भी देखे होंगे मैं व्हाट्सएप में कैसे टाइप करता हूँ। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। समझ में नहीं होता है। यस यस, आई मीन सच में हम खुद को बहुत लकी मान रहे हैं कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं, बिकॉज हम देखो, यस इवन वी आर पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज, और जब हमारे साथ ही अचानक हो गया था, आई एम अ लेट ब्लाइंड पर्सन, एंड इवन ऑफ कोर्स जो बचपन से ही टोटली ब्लाइंड होते हैं, उन्होंने visually कुछ नहीं impaired देखा होते हैं। होता। हाँ, तो काफी मतलब सारा हमें ये लगता है कि हमारी ही प्रॉब्लम्स बड़ी हैं, बट व्हेन वी सी अदर्स, यू नो, हमें मोटिवेशन मिलती है कि अगर हम भी जिद करके किसी चीज को सीखेंगे और करेंगे, हम भी कुछ अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर एग्रीइंग फॉर टुडेज इंटरव्यू सर। सच में हम बहुत कुछ ले जाएंगे इस इंटरव्यू से। और सर, आप हमें सिखाते हो कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं हो तो हमें करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। तो ये क्योंकि बहुत बड़ी अक्सर बात लोगों को गिव अप करना बहुत आसान लगता है। दे थिंक गिविंग अप इज द इजीएस्ट ऑप्शन अवेलेबल। हाँ, जो एक 1% चांसेस बचे होते हैं वो हमेशा टफ लगता है, पर आपने उस 1% चांस को ही ट्राई दे के उसी को सक्सेसफुल बनाया है, विच इज ऑफ कोर्स वेरी मच हार्ड। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के पास 10 उंगलियां हैं, दे हैव 10 फिंगर, बट लोग कुछ नहीं कर सकते। मतलब दे डू नॉट थिंक टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। और मेरा एक ही फिंगर है, जो आपने बोला 1% ऑफ एबिलिटी, और एक फिंगर पूरे बॉडी का सबसे कम हिस्सा है जो एबल है। बिल्कुल। तो उसी को ही मैंने ट्रांसफॉर्म किया कि क्रिएटिविटी में, मोटिवेशन में, कि मैं भी इंडिपेंडेंट बन सकूं, डिजाइनिंग करके अर्न कर सकूं, मेरे लाइफ, मेरे फैमिली को हेल्प कर सकूं, और भी जो दिव्यांग लोग हैं जो घर में है और उनको नहीं लग रहा है कि कुछ कर पाएंगे, उनको भी एक इंस्पिरेशन मिले। बिल्कुल। सर, कभी लाइफ में आपको ऐसा लगा कि यार अब कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो गया, तो जब आपको कभी ऐसा लगा हो तो आपने कैसे ओवरकम किया उस चीज को? हाँ, वो मैंने अभी बोल रहा था कि जो 6 साल की टाइम था, वही एक टाइम था। मुझे ऐसा नहीं लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर मुझे लग रहा था कि मेरे से और कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक पल रहता है जब आपको सारे सराउंडिंग दिखने को मिलते हैं कि कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकते और आपके बॉडी आपको साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी, माइंड, हार्ट ये सारे कनेक्टेड है। तो जब आप फिजिकल हेल्थ को डिटोरिएशन होता है, मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो जाता है। और मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग अभी के लिए ट्रेंडिंग है। जब मैं जो बात को कर रहा हूँ वो 2009, 10, 11 उस टाइम के थे। उसी टाइम ये सारे मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ के बारे में चर्चा नहीं होता था। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मेंटल हेल्थ को कुछ नहीं माना जाता था। हाँ, था कि तो अभी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तब मेरे पास मेंटल हेल्थ एक ही चीज था, मेरे परिवार। वो हमेशा कोशिश किए कि घर के अंदर, मेरे रूम के अंदर उन्होंने दिवाली मनाई, मतलब सुरक्षा को देख के कि साई अच्छा रहे, साई को थोड़ा सेलिब्रेशन मूड मिले। तो उन्होंने हमेशा कोशिश किया, पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मुझे अपने आप को ही बहुत खराब लग रहा था कि क्या इस दिन देखने के लिए मेरा जन्म हुआ है, कि मेरे हाथ से सारा कुछ छूट रहा था। तो इट्स अ फीलिंग ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड कैन नॉट सेव माई सेल्फ। तो जैसा आपने बोला आरजे लक्ष्मी कि एक समय लगा था शायद मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट थैंक्स टू माय फैमिली और जो फ्रेंड आए थे जिसने गाइड किया एक ही फिंगर से। और बचपन में मैं थोड़ा स्पिरिचुअल था, तो मैं मेडिटेशन करता था। तो मुझे भी लगा कि जब बाहर की सारी शक्ति खत्म हो जाती है, आपके पास अंदर की शक्ति जगी रहती है। तो उसको मैंने एक्टिवेट किया, क्योंकि लोग बोलते हैं कि स्पिरिट मतलब आपकी करने की शक्ति, वो मेरा अनब्रेकेबल बचपन से था, उसको एक्टिवेट करना था।
तो मैंने उसको एक्टिवेट किया मेरी सब कुछ करके, देन बाकी को आपको पता ही है जानी, कैसे डिजाइनर बना, फिर स्पीकर बना, फिर कोच बना। बिल्कुल सर, इसी से कनेक्ट करते हुए, क्योंकि अभी हमने मेंटल हेल्थ की बात की है, तो वी इवन नो यू आर अ हैप्पीनेस कोच, सर्टिफाइड हैप्पीनेस कोच। तो सर आज का बिजी लाइफ है, मतलब हैप्पीनेस आसपास होती है, फिर भी हम लोग इतने अपने प्रॉब्लम्स में ही इन्वॉल्व होते हैं कि हम भूल ही जाते हैं खुश कैसे होना है। तो ऐसे में आप कैसे मोटिवेट करते हैं लोगों को हैप्पी रहने के लिए? हाउ डू यू डू दैट सर? ये बहुत ही एक क्वेश्चन है जो लोग अक्सर मुझे पूछते रहते हैं, क्योंकि खुशियां एक ऐसा चीज है कि आप जितना भी बांटो लोगों को उतना ही आपको मिलता है। और जब मैं व्हीलचेयर से बाहर आया तो पहला ही मेरा था कि लोगों से मिलना, लोगों से कनेक्ट करना, क्योंकि मैं 6 साल बहुत कम लोगों से मिला। तो मेरा बाहर आने का मकसद ही था कि लोगों से मिलके देखना है कि माइंडसेट इंडिया का कैसा है दिव्यांग लोगों के प्रति। तो जब मैं मिलता गया, फिर मैं ऑलरेडी स्पीकर था तो मुझे लोग बुलाते थे, तो मुझे एक चीज खटक लगा कि लोग सब कुछ कर रहे हैं बट लोग हैप्पी नहीं है, क्योंकि वो कंडीशनल हैप्पी है। लोग अपनी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करके उसको हैप्पी करता है कि मुझे आज गाड़ी नहीं है, गाड़ी लगेगा, मुझे मकान नहीं है, मकान लगेगा, मेरा आईफोन अपग्रेड करना पड़ेगा, मेरा रिलेशनशिप खराब है। तो कॉम्प्लेन्स के ऊपर कॉम्प्लेन है। तो मैंने जब सोचा कि अगर ये सारे कॉम्प्लेन है तो मेरा कॉम्प्लेन कहाँ पर है, मैं तो कुछ ही नहीं कर सकता। मेरे को 1 गिलास पानी पीने के लिए मम्मी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि ये सब कुछ का आंसर देने के लिए पहले मुझे सर्टिफाइड होना पड़ेगा, क्योंकि भारत का एक ये चीज है, अगर आप सर्टिफाइड नहीं हो तो लोग आपको नहीं सुनेंगे। दे मैटर सर्टिफिकेशन मोर देन योर नॉलेज। ट्रू। और भारत में सर्टिफिकेशन नहीं होता है हैप्पीनेस कोच का। तो मैंने फिर ऑनलाइन कोशिश किया, फिर रिसर्च किया, फिर मुझे डॉक्टरेट भी मिला लंदन यूनिवर्सिटी से, और मैं साइमल्टेनियसली फ्लोरिडा एकेडमी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सर्टिफिकेशन किया 3 साल का हैप्पीनेस के ऊपर। तो मुझे सेशन लेना पड़ा, उसका प्रोसीड्यूर होता है। अल्टीमेटली बाय द टाइम 2016-17 I became the India's first certified happiness coach with 90% disability। तो उसी में ही ब्रेकिंग न्यूज था कि 90% डिसेबिलिटी कैसे हैप्पीनेस कोच बनता है। लोगों को पहले से लगता है कि हम लोगों को डाउन फेस रहना चाहिए, हमें सहारा चाहिए, हेल्प चाहिए, और यहाँ पर मैं लोगों को कुछ दे रहा हूँ, वो भी खुशियां। तो वो हजम करने में लोगों को टाइम लगा। तो फिर मैं हैप्पीनेस कोच बना। अभी तक 1000 से ज्यादा सेशन ले चुका हूँ इंडिया के अंदर और बाहर ऑनलाइन के थ्रू। और यूनाइटेड स्टेट्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इंडिया से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन का है। तो मुझे अच्छा लगता है कि जो हंसी है, जो स्माइल है, जो लोगों को फ्री में मिलता है, वो कैसे यूज करना ठीक से, वो मैं लोगों को सिखाता हूँ। वाह सर, वंडरफुल। मतलब आई वुड से ये बेस्ट काम हो सकता है लोगों में हैप्पीनेस बांटना, बिकॉज आज अगर किसी चीज की जरूरत है ना, वो हैप्पीनेस की है। यस, so this is of course the best thing which you're doing, and really congratulations and thank you so much for whatever you're doing, because बहुत अच्छा काम है ये सर। थैंक यू सो मच। सर आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, मतलब जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। मैं सही भी बोल रही हूँ। पर जो अवार्ड्स आपको मिले उनमें से आपका सबसे करीबी अवार्ड कौन सा है, जिसकी मेमोरी आपको अभी तक याद है? वो आप मुझे सोचना ही नहीं पड़ता, वो नेशनल अवार्ड है। वो मुझे 2023 में मिला। तो वो सबसे बड़ी और सबसे फेवरेट है, क्योंकि ये एक नेशनल रिकॉग्निशन है, एंड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द टॉप मोस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। और जिसके लिए मेरा जर्नी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नेशनल अवार्ड के लिए मैंने सब कुछ किया, क्योंकि मुझे एक ही चीज माइंड में था कि अगर मुझे अवार्ड मिल रहा है, नेशनल अवार्ड, ये मेरे काम के लिए और मेरे एफर्ट के लिए और उन सब के लिए जो मेरे साथ ये जर्नी में थे।
जिन्होंने मुझे कभी अकेले नहीं समझने दिया और कभी मुझे ऐसे नहीं बोला कि आपसे नहीं हो पाएगा, यू कैन नॉट डू दिस। तो मेरे साथ जर्नी में जो लोग थे, सो दैट अवार्ड गोज टू दोज पीपल, उनके मतलब डेडिकेशन के लिए कि साई कुछ बन पाएगा। और सबसे बड़ी बात है, नेशनल अवार्ड लेना, उस स्टेज में जाके उनसे हाथ से, अपने आप में एक बहुत बड़ा बूस्टर जैसा है, मोटिवेशन बूस्टर, कि आपको लगता है नहीं अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बहुत बड़ा हो गया, बिकॉज उस साल कर्नाटका में सिर्फ मुझे ही मिला था। सो मेकिंग योर सेल्फ ए वॉइस ऑफ मिलियन पीपल, आप जब सब लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि आप ऐसा कुछ कर दिखाओगे कि लोगों को प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले और लोगों की प्रॉब्लम को समाज के सामने लाकर उसको सॉल्यूशन भी निकालना है, तो वो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है नेशनल अवार्डी होने के बाद, वो मेरे लिए चैलेंजिंग था। और मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे और भी भारत को व्हीलचेयर फ्रेंडली बना सके। नॉट ओनली मोबिलिटी रिलेटेड इशू जो मेरा है लोकोमोटर, तो मैं हर एक डिसेबिलिटी क्षेत्र में काम करना चाह रहा हूँ। मैं बहुत सारे सेशन लेता हूँ, विजुअली इम्पायर्ड पीपल, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिटनेस एंड डम, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, जो भी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हर एक चैंपियन है, हर लोग स्पेशल है। तो अगर सब स्पेशल लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए वेयर दे कैन कंट्रीब्यूट देयर स्पेशल स्किल, तो भारत तो चेंज ही हो जाएगा। ये मेरा मकसद है। तो मुझे अभी तक कितने आरजे लक्ष्मी ने कहा 1000 से बहुत ज्यादा ही मुझे मिला है अवार्ड, बट हर अवार्ड के पीछे का स्टोरी वही है। जितने बार मुझे अवार्ड मिला, मुझे लगा कि ये देख के और किसी को इंस्पिरेशन मिलेगा, वो भी अवार्ड के लिए अपने आप को अप्लाई करेगा। और नेशनल अवार्ड के बाद सबसे बड़ी जो चीज गिफ्ट मिला था, और मेरे मम्मी और पापा के आंखों में आंसू, खुशियां के आंसू। वो लोग ऑडियंस पे बैठे थे, उनको सपना जो था साई को आगे लेके जाना है, साई को इंडिपेंडेंट बनाना है। और क्योंकि इतने बार फ्रैक्चर हुआ, इतना तकलीफ हुआ, अपने रिलेटिव्स बोलिए, कम्युनिटी के लोग बोलिए, सभी ने मम्मी पापा को बहुत ही एक समय था कि उनको डिमोटिवेट किया कि मैं कुछ ऐसा एक बच्चा तुमने दिया कि कुछ नहीं हो पाएगा इससे। तो वो जाके मम्मी पापा का, और मेरा भाई है छोटा भाई, वो भी बहुत ही मतलब उनको लगा कि नाउ साई गोस टू बी समवन who can give the answer to all those people जिनको लगा था कि I am not able। So वही अच्छा लगा मुझे। I mean, sir, first of all, though, heartful congratulations, क्योंकि you deserve all the awards and many more, and आपके future सभी जो भी goals हैं उसके लिए all the very best। We are very sure कि जिस dedication के साथ आप सब कुछ कर रहे हैं, आगे भी आपके सारे dreams achieve हो जाएंगे, sir। Thank you so much। मतलब बहुत खुशी हो रही है जब हम आपकी बातें सुन रहे हैं ना सर, बहुत अंदर से जो एक अच्छी सी फीलिंग आती है ना मोटिवेशन की, वो फील हो रहा है जब हम बात कर पा रहे हैं। एकदम एनर्जी, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार हम भी बहुत कुछ कर लेंगे लाइफ में, अचीव कर लेंगे। हाँ, एकदम करना ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो दिव्यांग लोग हैं समाज में, शायद ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था। दिव्यांग लोगों को सभी लोग जजमेंट करते हैं कि अगर वो देख नहीं पाता है तो कुछ नहीं कर पाता, अगर वो चल नहीं पाता है तो वो कुछ करने लायक नहीं है। कोई भी जगह आप चाहो, हमें बोलते आप लास्ट पे आओ, तो वो चीज को मुझे चेंज करना है। अगर लोग हमें देखें तो उनको बोलना फर्स्ट आओ, सबसे पहले आओ, क्योंकि जो लोग अपने हाथ पैर अच्छी आंखों से कर रहे हैं, वो उससे भी बहुत ज्यादा हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कभी भी नेवर बी जजमेंटल टुवर्ड्स द एबिलिटी ऑफ अ डिसेबल पर्सन, क्योंकि वो डिसेबल तो है ही नहीं। डिसेबल कौन है जो कुछ नहीं कर पाते? आप लोगों को विजुअली इम्पेयर्ड है, पर आप लोग एक रेडियो जॉकी बन गए, अभी दून का चला रहे हो, इतने अच्छे बात करते हो, तो वो तो बहुत लोग बात ही नहीं कर पाते हैं, इतना शर्मा जाते हैं। तो वो को रेस्पेक्ट करना है, वो आप एबिलिटीज को आगे बढ़ाओ, हाईलाइट करो।
डिसेबिलिटी अपने आप चला जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मतलब इसी से एज यू नो हम अभी अगला क्वेश्चन इसी से कनेक्ट करते हुए ही जाना चाह रहे हैं, बिकॉज हमने आपको सोशल मीडिया जब देखा था, वी हैव सीन कि आप इंक्लूसिविटी को बहुत प्रमोट करते हैं, आप इस पे टॉक्स भी करते हैं, वीडियोस भी बना के अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा पहुंचाते हैं। सो डू यू थिंक कि सर जिस हिसाब से इंक्लूजन हमारे सोसाइटी में होनी चाहिए, क्या वो बढ़ रही है थोड़ी ही सही? इज इट बढ़ रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोगों को सुन रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मीडिया चैनल इंक्लूसिविटी को फॉलो करते हैं, प्रमोट करते हैं, और हम जैसे लोग हैं जो समाज में कुछ बदलाव लाने का कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे एक चीज ही लगता है कि अगर बदलाव लाना है तो खुद को एक्सेप्ट करना है। ये बात मैं सभी को बोलना चाहूंगा, एबल हो या डिसेबल हो, पहले अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। जो आप है वो बेस्ट है, वो यूनिक है, और आपके अपने आप को प्रेरित करें। कभी कभी लोग रहते हैं कि बैठे रहते हैं कि कब आएगा एक्सटर्नल मोटिवेशन और मुझे मोटिवेट करेगा, कोई आके मेरे को उठाएगा, कोई आके मेरे को गाइड करेगा। सब कुछ होगा, हम लोग आपके हेल्प के लिए रेडी है, पर सबसे पहली स्टेप है खुद को मोटिवेट करना, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। अगर ये दोनों आपके अंदर है तो यू आर द विनर, यू आर द चैंपियन। और जो अभी एनजीओ है, फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज है जो इंक्लूसिविटी के ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि आप देखे होंगे ज्यादातर कम्युनिटी मेंबर सारे एबल रहते हैं। तो मुझे ये भी एक बदलाव लाना है बाद फ्यूचर में कि हर एक कम्युनिटी जो डिसेबल के लिए लोग काम कर रहे हैं, एक डिसेबल बंदा रहना चाहिए। क्योंकि आपका नजरिया हमारे प्रति जैसा भी होगा, एक दिव्यांग लोग अपने आप को जैसे समझते हैं वो एक नॉर्मल पर्सन कभी नहीं सोच सकते, बिकॉज दे नेवर गॉन थ्रू दोज सिचुएशन। वेरी ट्रू। हमें हमारा जजमेंट खुद करना चाहिए, और जो बदलाव लाना है वो भी हमें पूछ कर लाना चाहिए, सो दैट इट गोज इनटू राइट चैनल। तो यही इसके ऊपर ही मैं काम कर रहा हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, टॉक्स देता हूँ। ऑलरेडी मैं 4 टेडेक्स टॉक दिया, फिर ग्लोबली बहुत ज्यादा कंट्रीज में मैंने टॉक दिया। तो मुझे वही लगता है कि जितना आप इसको वोकल आउट करोगे, स्प्रेड आउट करोगे, अपने आप को सामने रखोगे कि अगर मेरा प्रॉब्लम के बावजूद मैं इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ, तो लोगों को लगेगा कि अच्छा हमें भी कुछ करना है, कंट्रीब्यूट। तो वो चेंजेस तो सबके घर से आता है। मैं हमेशा कहती हूँ इंक्लूजन स्टार्ट फ्रॉम योर होम। तो शुरुआत करो अपने परिवार से, अपने आप से, देन ऑटोमेटिकली आपका समाज आपको देख के इंस्पिरेशन, मोटिवेशन लेके, क्योंकि मोटिवेशन अभी के जमाने में मेडिसिन जैसा है, आपको रोज लेना पड़ेगा। एक दिन आपने किताब पढ़ लिया, मोटिवेशन टॉक देख लिया, आपको 1 वीक तक रहेगा, फिर आपको चला जाएगा वो इफेक्ट। सो यू हैव टू टेक द डोज एवरी डे कि कोई भी नेगेटिविटी आपको इफेक्ट ना करे। हमेशा पॉजिटिव रहो और मुस्कुराते रहो और लोगों को इंस्पिरेशन देते रहो। बिल्कुल सर। आई मीन अब से हम, बिकॉज वी आर ऑल्सो द फर्स्ट एवर बैच जो सर्टिफाइड आरजेस बनेंगे जो कि विजुअली इम्पेयर्ड रहेंगे, एंड आई एम श्योर हम आगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेके जा रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाएं कि यस इवन वी कैन अचीव अ लॉट, एंड आई एम श्योर किसी दिन हम सबका सपना पूरा हो जाएगा। लक्ष्मी बिल्कुल, हम सब भी यही कह रहे होंगे कि बस हमें आगे बढ़ना है। सम डे जब हम कुछ, आई थिंक ज्यादा लंबा समय नहीं होना चाहिए, वो 5 साल के अंदर ही सही वो मुकाम होना चाहिए कि पूरे देश में इंक्लूसिविटी हर जगह हो, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लोग सभी उसी तरीके से प्रिपेयर्ड हो इंक्लूसिविटी के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, और तब हम एंड में बोलेंगे यस हम सब ने साथ मिलकर ये चीज कर ली, भी सक्सीड। हमने लोगों का नजरिया बदला है, मेंटालिटी बदली है, स्टीरियोटाइप सोच को थोड़ा वो करना ही है। और ये करने के सबसे अच्छा जो आप लोग कर रहे हो, क्योंकि रेडियो FM बोलिए, मीडिया चैनल बोलिए, वो जितना जल्दी लोगों के घर पहुंचता है, लोगों के दिल तक पहुंचता है, बाकी लोग इतने दिल तक जल्दी नहीं पहुंच सकते। आई थिंक विच इज वाई मीडिया शुड बी द फर्स्ट थिंग जहां पे पर्सन विद डिसेबिलिटी को हाईलाइट होना चाहिए, जो कैपेबल है उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। सो यस, आई एम श्योर जब भी हमारा वीडियो टेलीकास्ट होगा बाहर, आई एम श्योर ये पार्ट लोग सुने
कि यस, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी मीडिया सेक्टर में जॉब दे दी जाए, उनको अपने स्ट्रेंथ्स को दिखाने के लिए एक मौका मिल जाए। यस, और उनको ये राइट है, अगर उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है तो वो क्यों नहीं करें। यस, बिकॉज अभी प्रॉब्लम यही है ना सर कि मौका देने से पहले ही जजमेंट आ जाता है। फर्स्ट आप एक छोटी सी चीज देखो, आप एक छोटी सी चीज देखो, अगर आपको लोग सुन रहे हैं, अगर उनको आप नहीं बोलो कि हमें विजुअली इम्पायरमेंट है, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कौन बोल रहा है। उनको लगेगा कि एक नॉर्मल आरजे बात कर रहे हैं। तो अगर आपका स्किल इक्वल है, आपको लोग सुन के जजमेंट नहीं कर रहे, तो आपको क्यों देख के जजमेंट करना है ना? एग्जैक्टली। अगर हमारा काम जजमेंट नहीं दे रहा है तो तुम हमें देख के क्यों जज कर रहे हो यार? एग्जैक्टली, दैट्स वेरी पावरफुल ऑफ यू सर, रियली ऑनेस्टली। सही बात है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इंस्पायर्ड लग रहे हैं हमें, आई मीन इतना मोटिवेशन अंदर से आना, बिकॉज हम तो छोटी छोटी चीजों से, मैं अपने बारे में बताऊं ना, मैं तो छोटी चीजों से ही हार जाती हूँ। और मैं तो बहुत जल्दी गिव अप करती हूँ यार, नहीं हो रहा है, नहीं होगा मुझसे, नहीं करना है। हाउ आर यू सो मोटिवेटेड? क्या आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी से इंस्पायर होते हैं, आपको कोई इंस्पिरेशन है? यस, इंस्पायर तो रहना पड़ता है, बिकॉज अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और बीइंग ए मोटिवेशन स्पीकर और हैप्पीनेस कोच, अगर मैं ही गिव अप कर गया तो व्हाट अदर पीपल विल थिंक। तो मैं भी वो मेडिसिन लेता हूँ रोज, सेल्फ मोटिवेशन का। और इंस्पिरेशन की बात करें तो पहले तो मेरे मम्मी पापा, जैसा मैंने बोला, माय फादर कौशिक, माय मॉम डॉक्टर शीला और माय ब्रदर कुशल, ये तीनों तो हर वक्त मुझे एकदम जैसे मोबाइल का चार्जर रहता है वो चार्ज कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, मेरा मोटिवेशन चार्जर हमेशा ऑन है। क्योंकि उनको नहीं लगता है कि साई डिजेबल है, उनको लगता है साई एक लिमिटेड एडिशन है और जिसको हर लोग वैल्यू करना चाहिए, बिकॉज दे लव माई स्किल, दे लव मी अनकंडीशनली, सेल्फलेसली। और मम्मी पापा और अपने परिवार के अलावा कोई नहीं कर सकता, तो वो करते हैं। और बाकी मेरे ऑडियंस, मेरे फॉलोअर्स, तो पूरे सोशल मीडिया में मेरा 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर है। वो एक दिन में तो बना नहीं है, बहुत सारे दिन मोटिवेट होते होते इतना हुआ। वो सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इंडिया से बाहर, इंडिया के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि मैं हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने का कोशिश करता हूँ। जो स्पीकर है, ऐसा नहीं कि ओनली डिजेबल स्पीकर, मैं सबका बात सुनता रहता हूँ, स्पिरिचुअल हो या मोटिवेशन हो या कुछ ही टॉपिक में, ट्रेंडिंग टॉपिक बोलिए। मैं टेक्नोलॉजी भी एडवांस करना चाहता हूँ लोगों को, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिसेबिलिटी के लिए एक वरदान जैसा है। तो मैं हर एक का बात सुनता हूँ। मेरा खुद का पर्सनल एक मोटिवेशनल पर्सनालिटी है, स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने जो किया है वर्ल्ड के लिए, तो वो भी बहुत बड़ी चीज है। तो मैं स्टीफन हॉकिंग को और भी मानता हूँ, क्योंकि जब एक सर्वे हुआ था 2007, तो तब 4 लीडरशिप फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड चुने गए थे। तो फर्स्ट में थे हेलन केलर, जिन्होंने विजुअल इम्पायर लोगों की पूरी हिस्ट्री चेंज कर दिया। फिर स्टीफन हॉकिंग आते थे। फिर थर्ड पोजीशन में श्रीकांत बोला, जिनका फिल्म बना अभी। और बाय चांस आई नो द रियल पर्सन वेरी वेल। तो और 4th पोजीशन में मेरा नाम आया था। तो मुझे तो लगा था ये तीनों ही मेरा लाइफ हर समय मेरा मोटिवेशन बनेगा। अभी रिसेंटली शीतल जो पैरा ओलंपिक है, शी इज ऑल्सो वेरी मच इंस्पिरेशन। और मैं सोचता हूँ कि सारे दिन में आप किसी भी लोगों से मिल रहे हो, टेक इंस्पिरेशन, क्योंकि हम लोग एवरीवन इज गुड एट समथिंग। वो गुडनेस, वो अच्छा चीज लेना चाहिए सबसे। बिल्कुल। और इसलिए मैं हमेशा लोगों से मिलता हूँ, कुछ सीखता हूँ, कुछ अंदर ले लेता हूँ, कुछ इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ और इंस्पायर रहता हूँ, खुश रहता हूँ। क्या बात है। आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो भी है, हमारे लिए आप बन गए अभी सर, ऑनेस्टली। आप दोनों भी मेरे लिए इंस्पिरेशन हो, बहुत अच्छे काम कर रहे हो। आई रियली विश यू बेस्ट when you become the archers. Thank you. You are the voice of people, so very very good.
आई एम सो हैप्पी। थैंक यू थैंक यू सर। सर, इन दी एंड क्या आप हमारे लिसनर्स के लिए, स्पेशली क्योंकि हमारी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए डेडिकेटेड है, तो स्पेशली हम जानना चाहते हैं कि आप उनको मोटिवेट करने के लिए शॉर्ट कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए? मेरा मैसेज सबके लिए यही रहेगा कि कभी आप गिरोगे तो कभी आप उठोगे, कभी लड़खड़ाओगे तो खुद को भी संभाल जाओगे। जब तुम थामोगे हौसले की दामन तो एक दिन शिखर तुम भी चढ़ पाओगे। सबको बदलाव लाना है, खुद को प्रेरित करे, खुद को प्यार करे और दूसरे को प्रेरित करे, स्वयं को काबिलियत करे और विश्वास करे कि आसमान बहुत बड़ा है। अगर पंख हो हौसले का तो मंजिल सभी लोग छू सकते हैं। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज सेल्फ रेस्पेक्ट योर सेल्फ, सेल्फ मोटिवेट, एंड जो भी आपके पास है, जो भी एबिलिटी है उसको हाईलाइट कीजिए और कभी भी अपने आप को अकेले नहीं समझिए। देयर इज ऑलवेज पीपल टू हेल्प यू। फॉलो मी ओवर द सोशल मीडिया, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ लोगों को हेल्प करने के लिए थ्रू माई टॉक, मोटिवेशन, कोटेशन या माई 1-to-1 पर्सनली मेंटरिंग टू यू। सो अगर मैं इतने सारे डिसेबिलिटी के बाद मैं कानों में भी नहीं सुन पाता, 80% हियरिंग इम्पायरमेंट, इतने सारे फ्रैक्चर के बाद इफ आई कैन डू यू ऑल कैन डू फॉर श्योर। और लास्ट में 2 लाइन मेरे तरफ से 91.2 NIVH दून के फैमिलीज को ये 2 लाइन डेडिकेट करना चाहता हूँ। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं। क्या बात है सर, मतलब मैं दिल वेरी खुश हो गया। वेरी ब्यूटीफुल। आपका गाना सुन के एकदम एनर्जी से भर गए हम। ऑनेस्टली आई मीन मैंने सर का पेज एक्सप्लोर किया है, बहुत ब्यूटीफुली गाते हैं सर, ऑनेस्टली बोल रही हूँ मैं। सो यस, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं हम उन्हें बताना चाहते हैं सर क्लासिकल सिंगर है। ऑफकोर्स जो खूबसूरती है उनकी आवाज में, ये सुन के ही आप समझ गए होंगे। सर दिल खुश कर दिया आपने एंड में ये गाना गा के ना। और मैं तो ट्रेनिंग लेने जाने वाली हूँ सर के पास। डेफिनेटली मुझे वही लगता है, म्यूजिक एक ऐसा चीज है जो आपको खुद से बहुत जल्दी कनेक्ट करवाते हैं। और ये मेरा जो इतना फ्रैक्चर प्रॉब्लम हुआ उसको हील करने के लिए मेरा म्यूजिक बहुत बड़ा एक ये था, मीडियम था। और मैंने 400 के ऊपर गाना ऑलरेडी लिखा है, मेरा यूट्यूब चैनल है, सब लोग सुनना मेरा गाना और अपने आप। वाओ सर, आई मीन ऑनेस्टली आप फुल ऑन पैकेज हो, सभी नॉलेज है आप में, मतलब भर भर के टैलेंट है सर। ऑनेस्टली बहुत सच चीजें में। आपको पता है, विच इज वेरी मच इंस्पायरिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, बिकॉज आपने जितना यहाँ पे टाइम स्पेंड किया हमारे साथ, हमारे लिए बहुत ही लर्निंग फेस बोल सकते हैं। हम बहुत कुछ सीखा है हमने आज के इस इंटरव्यू में और खुशी भी हुई है। क्यों लक्ष्मी? हाँ, हमें ये चांस मिला सर, हम बहुत लकी हैं कि हमने आपको सुना भी इंटरव्यू Honestly. में। सो थैंक यू सो मच Thank you, सर। sir. और हमारे लिसनर्स के लिए भी मतलब ओवरऑल समरी मैं यही देना चाहूंगी कि देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी हो या पर्सन विद नॉन डिसेबिलिटी हो, है ना। तो ऐसे में अक्सर हमें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आसान वही लगता है कि गिव अप करो, नहीं हो पा रहा, दैट इज द इजिएस्ट थिंग विच वी फील। बट हो सकता है जो 0.1% हमें चांसेस लग रहे हैं, अगर हम उसमें थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट दें तो शायद वही हमारा स्ट्रेंथ बने, है ना। क्योंकि ऑफकोर्स जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो ऑफकोर्स हमें एक्सपर्टीज हो ही जाता है उसमें। इसीलिए कभी हार नहीं मानो यार, क्या पता कोई भी मोमेंट आपके लिए अपलिफ्टिंग मोमेंट हो सकता है। सम अदर डे आपके लाइफ पे भी एक बायोपिक बन जाए, क्यों, है ना। जैसे सर की लाइफ पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी है। बिल्कुल, तो इसीलिए हार ना मान के लाइफ को एंजॉय करो एंड यस,
अवेयरनेस की जो हम बात कर रहे हैं, इंक्लूसिविटी के बारे में, हमारे डिसेबिलिटी के बारे में अगर हमें अवेयर करना है तो हमारे आसपास के लोगों को सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करना है, हमारे घर वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, क्योंकि कितने हमारे ऐसे दोस्त हैं जो पर्सन विद नॉन डिसेबिलिटी हैं, उनको हमारी डिसेबिलिटी के बारे में ज्यादा गहराई से नहीं पता होता, क्योंकि हम उनसे बात नहीं करते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज से, विच इज वाई हम बात नहीं करते। तो शायद अगर हम खुद को एक्सेप्ट करके इसके बारे में खुल के बात करेंगे तो सब तक वो बातें पहुंच ही जाएंगी कि व्हाट इज द डिसेबिलिटी और उसको कैसे एक्चुअल में हैंडल करना है ये पता होगा। एंड इन्हीं सभी बातों के साथ आज के इस इंटरव्यू को हम यहीं पे खत्म करते हैं। हालांकि मन नहीं कर रहा है और भी लग रहा है कि सर से बातें करें, बट एनीवे बिकॉज टाइम भी बोल रहा है कि चलो चले जाओ। सही बात। यस, सो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आरजे जेनिफर और आरजे लक्ष्मी साइनिंग आउट फ्रॉम 91.2 NIBH हेलो दून। हमारे साथ बने रहिएगा। बाय बाय।